हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं, उनका यूज़ कहाँ पर होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट प्लानिंग टू इंक्रीज द इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड डीजल। एक्चुअली इथेनॉल डीजल में काम नहीं है, पेट्रोल में उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत से लोग शुगर स्टॉक्स के पीछे भागने लगे क्योंकि उनको पता है कि शुगर से इथेनॉल बनता है। लेकिन इथेनॉल बनता है शुगर से, लेकिन उसमें बहुत तरह के बायोफ्यूल्स और है जो हम काम में ला सकते हैं। उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स। सो मैं बताना चाहूँगा कि बायोफ्यूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है कि बायोफ्यूल्स है क्या। बायोफ्यूल्स आर क्लास ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मटेरियल्स। हमारे पास जो भी अनाज वगैरह है या जो भी कौन से लिविंग मटेरियल्स है, जैसे कि अनाज है, धान है, जैसे कि दूसरे कोई माइक्रोब्स है, उनसे एक हम बायोडीजल, इथेनॉल या बायोगैस जैसे ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पुट लेस स्ट्रेन ऑन द लिमिटेड सप्लाई फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे पास जो लिमिटेड सप्लाई है, जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह जो हम माइनिंग करके निकालते हैं, उनका हमारे पास सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन हम ये रिन्यूएबल जो सोर्सेज है बायोफ्यूल के, उनको हम रिन्यू करके हमारे फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूल तैयार कर सकते हैं, और उसी पर आजकल लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बायोफ्यूल चाहिए क्यों? बिकॉज द रीज़न इज़ दैट सिंस ट्रैफिक इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट sources of greenhouse gases such as carbon emission सस्टेनेबलिंग फॉसाइल फ्यूल। बायोफ्यूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है? उसका रीज़न ये है कि सिंस ट्रैफिक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हमारे पास जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी हम कारखाने में जो भी इंजन वगैरह यूज़ करते हैं जिनमें पेट्रोल डीजल यूज़ होता है, उनसे बहुत सारा कार्बन इमिशन होता है, और ये हमारे अर्थ का क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर वार्म होने का रीज़न है। तो इसके ऊपर पूरे देशों के लीडर्स काम कर रहे हैं कि हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं या ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। इसलिए एक बायोफ्यूल्स आने वाले कुछ 15 से 20 सालों में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसलिए मैं बायोफ्यूल्स थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। सो तो इन कार्बन एयर जैसे गैसों से जो इमिशन निकलता है, उनके लिए बायोफ्यूल्स एक अच्छा रीज़न है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि इनसे कोई इमिशन नहीं होता। और बायोफ्यूल्स हेल्प्स टू इन्हांस एंड सेफगार्ड एनर्जी सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग द वर्ल्ड्स रिलायंस ऑफ फॉसिल एनर्जी सोर्सेज। मतलब हम जो हमारे पास जो ख़त्म होने वाले जो रिसोर्सेज है, उनको हम सेव कर सकते हैं और हमें एक अच्छा बायोफ्यूल जो मिल सकता है। तो मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा, व्हाट इज़ बायोफ्यूल मेड ऑफ। बायोफ्यूल एक जैसे कि डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास, जैसे कि प्लांट, अलगे मटेरियल, एनिमल वेस्ट सच एज फीड स्टॉक मटेरियल, और बहुत तरह के बायोफ्यूल बनाए जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। बेसिकली वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, और ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे सच एज पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस के लिए। सो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स मेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स ग्रोन और अरेबल लैंड। जो हमारे पास जो शुगर से बना हुआ इथेनॉल या कॉर्न से बना हुआ इथेनॉल के प्रोडक्ट है, वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में आते हैं। और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में आता है द बायोफ्यूल्स। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या है? सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स मेड फ्रॉम वुडी बायोमास और एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उनसे जो बायोफ्यूल बनता है, वो सेकंड जनरेशन में आता है। उसमें आता है जैसे कि बायोमिथेनॉल, सेल्यूलोज बायोहाइड्रोजन। इस तरह के जो इथेनॉल बायोफ्यूल्स है, वो सेकंड जनरेशन में आते हैं। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, उनमें आता है स्ट्रॉ, बगैस, ग्रेसेस, जट्रोपा, वेस्ट वेजिटेबल ऑयल। इस तरह के जो वेस्टेज है जो फार्म से निकलता है, उनका यूज़ सेकंड जनरेशन इथेनॉल, बायो इथेनॉल या बायोफ्यूल्स में किया जाता है। जो थर्ड टाइप के बायोफ्यूल्स है, उनमें ज़्यादातर अल्गल फ्यूल आते हैं,
और ये जो वेस्ट वाटर रहता है उनसे बनाए जाते हैं। ये ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये थोड़ा रिसर्च में थोड़ा पीछे भी है। मतलब ये ज़रा थोड़ा कुछ रेगुलेशंस की वजह से इस पर ज़रा ध्यान कम हो गया है। ये थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है या उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है। और लास्ट वाला फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है। दिस क्लास ऑफ बायोफ्यूल्स इंक्लूड्स electrofuels, solar fuels. Electrofuels are made by strong electrical energy in the chemical bonds of liquid and gases. The primary targets are butanol, biodiesel, and hydrogen, but include other alcohols and carbon containing gases such as methane and butane. A solar fuel is a synthetic chemical fuel produced from solar energy. Light is covered to chemical energy typically by reducing protons to hydrogen or carbon dioxide to organic compounds. मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड जो बायोफ्यूल्स है वो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स में आते हैं। ये भी एक बायोफ्यूल का एक अच्छा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी जो मेनली रिसर्च में लीड में है वो है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। बिकॉज ये बहुत एक वेस्ट से बनता है जो आता है पूरा सेकंड में, और जो फर्स्ट में आता है वो तो हमें सब पता है कि जो कॉर्न से बनता है या शुगर से बनता है। इस तरह के बायोफ्यूल्स फर्स्ट जनरेशन में आता है। सो एंड में मैं बताना चाहूँगा देर आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल। फर्स्टली बेसिकली एक बायोफ्यूल तो मैंने बताया कि एक ग्रीन एनर्जी है, उसी के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा लो है, लो लेवल ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज़। हमें क्रूड ऑयल क्राइसिस की तरह दूसरी कंट्री पर वेट नहीं करना पड़ता। ऑल्सो प्रोडक्शन हम होममेड बना सकते हैं, जैसे कि हम शुगर केन या कॉर्न जैसे प्रोडक्ट हम घर में बना सकते हैं। ऑल्सो रिलेटिवली सेफ भी है और लोकल जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ऑल्सो एनर्जी ट्रांसमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द 21st सेंचुरी। मतलब जो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उनको कंट्रोल करने के लिए ये बायोफ्यूल्स एक अच्छा रिसोर्सेज साबित हो सकते हैं। एडवांटेजेस के साथ हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने चाहिए, बिकॉज द हमें कॉइन के दोनों साइड को देखना चाहिए। सो डिसएडवांटेजेस में प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स कैन बी क्वाइट इफिशिएंट, ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हैव टू बी यूज्ड। मतलब इसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन ये दूसरी कंट्री में बनाने के लिए उनको थोड़ा ये महंगा पड़ सकता है। लेकिन हमारे पास जो खेती का एरिया बड़ा है उसी के साथ हमारे पास शुगर का प्रोडक्शन बहुत होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो हमारे लिए थोड़ा इफिशिएंट हो सकता है। ऑल्सो सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन द प्रोडक्शन चेन, ऑल्सो यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स या फर्टिलाइजर का यूज होता है, क्योंकि वो पूरा जो भी कुछ ये ग्रीन वेस्ट या शुगर केन है उसको फर्मेंट करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है। ऑल्सो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े पैर पर इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑल्सो इनके इसी के साथ बायोफ्यूल्स के लिए हमारे पास जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनका डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा जो ग्लोबल फूड प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ऑल्सो ग्लोबल हंगर हो सकता है, क्योंकि फूड की कमी भी हो सकती है आने वाले सालों में। ऑल्सो हाई वाटर डिमांड, इसके लिए बहुत सारा पानी लगता है। ऑल्सो पोल्यूशन इन द प्रोडक्शन चेन, मतलब जो भी इसके बाद जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसी के साथ द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द जनरल पब्लिक इज़ द स्टिल स्केप्टिकल रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स। मतलब लोगों के बीच में बायोफ्यूल्स के बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ह्यूमन को पृथ्वी पर सर्वाइव करना है तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करना पड़ेगा, उसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो बायोफ्यूल एक अच्छा ज़रिया है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम करने का और हमारे फॉसिल फ्यूल सेव करने का। आई होप आई हैव प्रोवाइडेड इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट बायोफ्यूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।